थायराइड का असल में रोल क्या होता है? क्या ये एक ग्लैंड है? ये 15 से 20 ग्राम की ग्लैंड है, लेकिन ये बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गांठ शरीर के किसी भी भाग में होती है तो सबसे पहले शक जो मन में आता है, कहीं ये गांठ कैंसर तो नहीं? अगर थायराइड 1 और 2 है, दैट मीन्स कि उसको एफएनएसी की भी ज़रूरत नहीं है, वो दिखने में ही नॉन कैंसरस है, उसको हम फॉलोअप पे छोड़ सकते हैं। किन लोगों को सबसे ज्यादा ये थायराइड नोड्यूल या फिर थायराइड की दिक्कतें ज्यादा आती हैं? लेकिन सारा नमक आयोडीन वाला ही खाएं। कंप्लीटली कुछ लोग होते हैं जो नमक को छोड़ के सेंधे नमक पर चले जाते हैं, उनमें रिस्क ज़्यादा हो जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक और बेहद ही खास एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर एक दिन आप आईने में देखें और गले में हल्की सी सूजन दिखाई दे या किसी हेल्थ चेकअप के दौरान अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा आए थायराइड नोड्यूल, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, क्या ये कैंसर तो नहीं, और यही से शुरू होती है घबराहट, इंटरनेट पर घंटों की खोज और ढेर सारी अधूरी या गलत जानकारी। एक और दिलचस्प बात आपको बताती हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या हर थायराइड की गांठ का इलाज सर्जरी ही है? शायद ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ, लेकिन आज मेडिकल साइंस काफी आगे बढ़ चुकी है। अब कई मरीजों में बिना बड़े ऑपरेशन, बिना टाकों और कम रिकवरी टाइम के साथ इलाज संभव है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एक ऐसी सुपर स्पेशलिटी जो इमेजिंग की मदद से कई बीमारियों का इलाज बिना बड़े ऑपरेशन के कर रही है। इन सभी सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। भारत के जाने माने इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीत यादव, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं और वाइस चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, सर गंगाराम हॉस्पिटल के साथ। डॉक्टर यादव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर यादव के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, डॉक्टर यादव पिछले 15 सालों से इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं और करीब 1000 से ज्यादा केसेस थायराइड के इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के जरिए उन्होंने रिकवर किए, ठीक किए हैं। चलिए उनसे ही बातचीत के जरिए समझने की कोशिश करते हैं इस थायराइड नोड्यूल के बारे में। सबसे पहला सवाल डॉक्टर यादव मेरा आपसे यही है कि थायराइड का असल में रोल क्या होता है? क्या ये एक ग्लैंड है और हमारे शरीर में कैसे काम करता है? तो भावना, थायराइड ग्लैंड जो होती है ना, वो गले के सामने की एक छोटी ग्रंथि है। ये 15 से 20 ग्राम की ग्लैंड है, लेकिन ये बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तन को, मन को और शरीर के वजन को, ये सब को निर्धारित यही करती है। इस ग्लैंड का काम, जो आपकी स्किन है, आपके बाल हैं, जो आपकी स्किन में लश्चर हमें दिखाई देता है, या जो आपके मन में खुशी होती है या डिप्रेशन आता है, दिल की धड़कन को, इन सब चीज़ों को कंट्रोल थायराइड की ग्लैंड करती है। इसमें हार्मोन्स जो निकलते हैं, जैसे T3 T4, जिनको हम ब्लड रिपोर्ट्स में भी देखते हैं, वो डिसाइड करते हैं हमारी बॉडी के ये सारी चीज़ों को। लेकिन हम थायराइड नोड्यूल से पहले जाएं, लेकिन आजकल थायराइड से जुड़ी जो बीमारियां बड़ी कॉमन हो चुकी हैं, कौन कौन सी बीमारियां जो है वो थायराइड से जुड़ी हुई हैं? एक्चुअली थायराइड की बीमारी कुछ नई नहीं है, लेकिन आजकल लोग ज़्यादा अवेयर हैं। वो अपने वज़न बढ़ने पर या वज़न कम होने पर, या फिर डॉक्टर को जब दिखाने जाते हैं मेडिकल चेकअप में, तो अपनी थायराइड की रिपोर्ट ज़रूर कराते हैं। तो अवेयरनेस की वजह से हमें ज़्यादा पता लगना शुरू हुआ है कि थायराइड की दिक्कतें आ रही हैं। सो दो तरह की दिक्कत हो सकती है। एक है फंक्शनल प्रॉब्लम, मतलब कि थायराइड की सेल्स हैं वो ज़्यादा या कम काम कर रही हैं। दूसरा है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, कि उसमें कोई नोड्यूल या फिर बहुत सारे नोड्यूल, जिसको हम ग्वाइटर बोलते हैं, वो बन गया है। लेकिन समझने की यही जरूरत है डॉक्टर साहब आज कि थायराइड नोड्यूल और गोइटर में फर्क क्या होता है? सो फ़र्क, अगर थायराइड की एक गांठ या दो गांठें दिखाई दे रही हैं, तो हम बोलते हैं कि थायराइड नोड्यूल है। हम्म। अगर वो मल्टीपल गांठें, की पूरा थायराइड का नॉर्मल पैरेन्काइमा, मतलब नॉर्मल ग्लैंड दिख ही नहीं रही है अल्ट्रासाउंड पे, केवल गांठें ही गांठें हैं, तो हम बोलते हैं मल्टी नोडुलर ग्वाइटर, मतलब कि वो पूरा जो थायराइड ग्लैंड था वो गांठ में तब्दील हो चुका है। हम्म। तो थायराइड नोड्यूल की जब हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो थायराइड नोड्यूल के बारे में पता कैसे चलता है? क्या सामने से देखने में पता चल जाता है कि हमारे गले में कोई गांठ बन रही है, कोई सूजन आ रही है? कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें अपनी थायराइड की ग्लैंड को हम नॉर्मल चेकअप से देख सकते हैं। जब भी हम शीशे के सामने खड़े हों, एक पानी का ग्लास लें और पिएं, तो हमारी थायराइड ग्लैंड पानी पीने के साथ या खाना खाने के साथ ऊपर नीचे मूव करती हुई दिखाई देती है। अगर इस जगह पे कोई स्वेलिंग आती है, बिल्कुल गर्दन के बीच में अगर कोई स्वेलिंग दिखाई दे रही है, दैट मीन्स कि आपको थायराइड की गांठ हो सकती है। ऐसे में अपने पास के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या फिजिशियन या इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिलें और उसको दिखाएं कि ये प्रॉब्लम क्या है। अल्ट्रासाउंड सबसे पहली मोडेलिटी है जो बता सकती है कि ये गांठ थायराइड की है या किसी और वजह से हुई है।
तो जो कॉमन हम देखते हैं थायराइड की प्रॉब्लम, जिसमें हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, हमारे TSH, T3, T4 लेवल्स हमें बताते हैं कि हमारा थायराइड कैसे काम कर रहा है। थायराइड की जो इशू है और थायराइड नोड्यूल में क्या फ़र्क है? सो थायराइड की इशू जो हम कॉमनली हम जो करवाते हैं टेस्ट T3, T4 एंड TSH, इसमें से दो हार्मोन थायराइड प्रोड्यूस करता है और TSH जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से, मतलब ये एक एक्सिस है जो हाइपोथैलेमस देन पिट्यूटरी, ये मेडिकल जी। टर्मिनोलॉजी है लेकिन इनको समझना इतना ज़रूरी नहीं है मरीज़ के लिए। हुँ। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि अगर TSH से हमें ये पता लगता है कि TSH रेगुलेट करता है T3, T4 को, जो TSH है वो टेस्ट हमें बता पाता है कि पेशेंट को हाइपो है या हाइपरथायराइडिज्म है। इन दवाइयों के इन जिस बीमारी के लिए बड़ा आसान है कि एक टैबलेट से इसको ठीक किया जा सकता है, बिकॉज ये फंक्शनल डिजीज है, मतलब कि थायराइड की सेल्स को जो ऊपर से रिले हो रहा है कि ये वो ज़्यादा काम करें या कम काम करें। अगर वो कम काम कर रही हैं तो हमें एक मेडिसिन दे के हमें पेशेंट का T3, T4 बढ़ाना पड़ेगा, अगर वो ज़्यादा कर रही हैं तो हमें घटाना पड़ेगा। लेकिन दूसरा है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, मतलब कि नोड्यूल बन गया है। अब वो जो नोड्यूल बना है वो दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता है, या तो उसके लिए सर्जरी चाहिए या फिर उसके लिए मॉडर्न ट्रीटमेंट जो आप अभी बता रहे हैं कि या तो हम उसका इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं या फिर हम उसको एब्लेशन से ठीक कर सकते हैं या एम्बोलाइजेशन से ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जब हम थायराइड नोड्यूल की बात करें, यानी कि गले में गांठ हो जाने की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जब गांठ दिखती है तो समझ जाइए कि अब डॉक्टर के पास जाने का समय आ गया है। तो जब गांठ दिख रही है, क्या तब तक क्या देरी हो चुकी होती है? पहले ही जो दिक्कत है या बीमारी है वो ज़्यादा फैल चुकी होती है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको कुछ लोगों में ये डिपेंड करता है कि बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि नेक एक सिलेंड्रिकल ऑर्गन है। कुछ लोगों की नेक लंबी होती है तो जल्दी दिखाई देना शुरू करता है नोड्यूल। कुछ लोगों की नेक शॉर्ट होती है और फैट वाली होती है। जब फैट के अंदर नहीं दिखाई देता है, हो सकता है कि किसी में ये 4 सेंटीमीटर पे भी ना दिखाई दे और किसी में 2 सेंटीमीटर पे दिखाई देना स्टार्ट हो जाए। बट अगर नोड्यूल दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि अब उसको असेसमेंट की ज़रूरत है। हुँ। लेकिन अब नोड्यूल दिख गई, सबसे पहले गाँठ दिख गई, मन में घबराहट आ जाती है। सबसे पहले खुलता है इंटरनेट कि ये गाँठ हो गई, अब क्या होगा? और गाँठ शरीर के किसी भी भाग में होती है, तो सबसे पहले शक जो मन में आता है, कहीं ये गाँठ कैंसर तो नहीं? कैंसर एक्चुअली भावना मुझे लगता नहीं कि एक ऐसा वर्ड बन गया है कि जिसको सुनते ही सबसे पहले लगता है कि अगर मुझे कैंसर हो गया तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैं ये हुँ। बताऊं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन थायराइड में कैंसर भी होते हैं, वो भी ट्रीटेबल होते हैं और लाइफ लॉन्ग पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जो आसानी से ट्रीट हो जाते हैं। बट मैं आपको बताऊं 90% थायराइड नोड्यूल कैंसरस नहीं होते हैं। ये लोगों में मिथ है कि अगर दिखा तो कैंसर ही होगा और लोग उसको डरने लगते हैं, डॉक्टर को दिखाते नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट को तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। 50% केसेस में तो अल्ट्रासाउंड ही बता देता है कि ये कैंसरस नहीं है और ना ही किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हुँ। लेकिन जब अल्ट्रासाउंड आता है और उसमें निकल आया नोड्यूल है, अब ट्रीटमेंट शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद कभी-कभी बायोप्सी की भी ज़रूरत होती है। ऐसे कौन से केसेस होते हैं जिसमें बायोप्सी की ज़रूरत होती है? सो जब अल्ट्रासाउंड डॉक्टर करते हैं तो हम उस डॉक्टर को बोलते हैं अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट। तो वो हमें बताते हैं रिपोर्ट को एक फॉर्मेट में यूनिवर्सली, मतलब हम सब लोगों का अगर अल्ट्रासाउंड करें थायराइड का तो हम ये नहीं बता सकते कि भाई ये कैंसरस है या नहीं। तो उसको एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि टायराइड्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है। उस टायराइड्स के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। इफ इट इज टायराइड 1 और 2, ये दैट जो मीन्स कि टायराइड्स बात कर रहे हैं आप, क्या ये टायराइड स्टेजेज़ हैं? यस, ये स्टेज टाइप की हैं कि ये नोड्यूल को बताएंगी कि इसमें कैंसर का रिस्क कितना है। हुँ। अगर टायराइड 1 और 2 है, दैट मीन्स कि उसको एफएनएसी की भी ज़रूरत नहीं है, वो दिखने में ही नॉन कैंसरस है, उसको हम फॉलोअप पे छोड़ सकते हैं। ठीक है। अगर ये टायराइड 3, 4 एंड 5 है, दैट मीन्स कि उसको एक सुई की जांच यानी कि एफएनएसी की ज़रूरत है, तभी हम बता सकते हैं कि वो कैंसरस है या नहीं है। हुँ। अब जब हमने नोड्यूल का अल्ट्रासाउंड कर लिया या कभी-कभी हमें बायोप्सी की ज़रूरत हुई, इंसान के मन में ये होता है, कैसे ये ठीक होगा? क्या ये दवाइयों के इससे ठीक होगा? क्या इसकी सर्जरी करानी पड़ेगी? या कोई ऐसा भी ट्रीटमेंट है जिसमें सर्जरी के बिना गाँठों को निकाला जा सकता है? हाँ, तो इसमें भावना इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि पहले एफएनएसी कराओ। एफएनएसी कराने पे फिर से एक रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है उसका। हुँ। बेथेस्डा में हम बताते हैं कि ये बेथेस्डा 1 और 2। अगर बेथेस्डा 2 है, दैट मीन्स कि इट्स कंप्लीटली बिनाइन, मतलब कि कैंसर नहीं है। हुँ। अगर ये 3, 4 है तो सस्पिशन है कि हो सकता है कैंसर हो। 5 और 6 का मतलब है कि कैंसरस है। अगर हम बात करते हैं कि बेथेस्डा 2, तो 90% नोड्यूल बेथेस्डा 2 में आते हैं।
बेथेस्डा 2 का मतलब है कि ट्रीटमेंट ऑप्शन खुले हैं, बिना सर्जरी के भी हो सकता है और सर्जरी के साथ भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क किन लोगों को होता है? किन लोगों को सबसे ज़्यादा ये थायराइड नोड्यूल या फिर थायराइड की दिक्कतें ज़्यादा आती है? सो थायराइड नोड्यूल की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि थायराइड नोड्यूल इन लोगों में ज़्यादा होता है, बट कुछ कारण जो साइंटिफिकली हमने देखे हैं कि जेनेटिकली होता है। फैमिली में अगर थायराइड की डिजीज चल रही है तो होने के चांस ज़्यादा है, फैमिली में किसी को नोड्यूल है तो चांस ज़्यादा है, बचपन में किसी बच्चे को रेडिएशन लगी हो किसी और चीज़ की वजह से तो ज़्यादा चांस है। जिस एरिया में कुछ एंडेमिक एरियाज है जहाँ पे रेडिएशन ज़्यादा है, उन पार्ट्स में भी ज़्यादा थायराइड की प्रॉब्लम होती है, नोड्यूल ज़्यादा बनते हैं। पहले जैसे आयोडीन वाला सॉल्ट नहीं होता था, या फिर हिमालयन रीजन्स में जहाँ सॉइल में आयोडीन कम है जी। वहाँ पर नमक खाएं, लेकिन सारा नमक आयोडीन वाला ही खाएं। जो सेंधा नमक खाते हैं या काला नमक खाते हैं उसमें आयोडीन नहीं होता है कंप्लीटली। कुछ लोग होते हैं जो नमक को छोड़ के सेंधे नमक पर चले जाते हैं, उनमें रिस्क ज़्यादा हो जाता है। डॉक्टर साहब, क्या जब थायराइड नोड्यूल होता है तो आपकी आवाज़ में भी क्या कोई बदलाव हो जाता है? क्या भारीपन आ जाता है? या फिर अगर हम पानी पी रहे हैं तो गटकने में कोई दिक्कत होती है? क्या-क्या दिक्कतें होती है जब अगर गले में गाँठ हो जाती है तो? सो मैंने पहले बताया था आपको कि सिलेंड्रिकल ऑर्गन है गर्दन हमारी, उसमें स्पेस कम है और उसमें जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी फेस को या हमारे ब्रेन को जोड़ती हैं बॉडी के साथ, तो उसमें एक खाने की नली, एक सांस की नली, जो ब्रेन को वेसल्स लेके जा रही हैं, ब्लड लेके जा रही हैं, वो होती हैं। साथ में हमारी आवाज़ का वॉइस बॉक्स यही होता है। तो जब थायराइड की ग्लैंड बढ़ेगी या नोड्यूल बढ़ेगा तो इन्हीं चीज़ों पे कंप्रेस करेगा, तो या तो आवाज़ में चेंज आएगा, या खाने में या निगलने में दिक्कत आएगी, या फिर हो सकता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम आए, हुँ। या फिर हो सकता है कि सोते टाइम आपके जब नोड्यूल कंप्रेस करता है विंड पाइप पे, तो सोते समय आपको खराटे ज़्यादा आए या फिर आपको नींद में एकदम सांस बंद हो जाए। हुँ। डॉक्टर साहब, अब इसके ट्रीटमेंट पर आते हैं। जिस तरीके से आप बोल रहे थे कि ये डिपेंड करता है कि ये स्टेज पर आपका गाँठ है और उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है और उसमें इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एक अपकमिंग मेडिकल फ़ील्ड है, जिसने बहुत तरक्की की है पिछले 10 सालों में, और थायराइड के क्षेत्र में इसमें बहुत सारे अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। कैसे थायराइड नोड्यूल अगर हो गया तो बिना सर्जरी के आप उसे ट्रीट करते हैं? सो पहले क्या होता था ना कि जब भी थायराइड की कोई गांठ होती थी तो सर्जन के पास जाना पड़ता था, एंड सर्जन या तो आधी थायराइड निकाल देते थे अगर एक साइड गांठ है, दोनों तरफ अगर नोड्यूल है तो पूरी थायराइड निकालनी पड़ती थी। अगर पूरी थायराइड निकलती थी तो फिर लाइफ लॉन्ग, क्योंकि अब थायराइड ग्लैंड ही नहीं बची, तो अब हमें कोई ना कोई टैबलेट देनी पड़ेगी थायराइड के नोड्यूल, जो थायराइड के हार्मोन्स के लिए। तो ऐसे में प्रॉब्लम आना क्या स्टार्ट हुआ कि एक तो स्कार आता है गले पे, दूसरा हमें हार्मोनल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा पेशेंट को लाइफ लॉन्ग। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी में चेंज आया कि अगर हम नोड्यूल को, जो कि कैंसरस नहीं है, उस नोड्यूल को वहीं पे ख़त्म कर दें बिना सर्जरी के, तो कोई तरीका है इसका। देन ये इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में एक स्टैंडर्ड केयर ऑफ ट्रीटमेंट बन गया कि जिनको बेथेस्डा 2 मतलब जिनका कैंसरस नहीं है नोड्यूल, उनको अगर हम नोड्यूल को वहीं पे ही जला देते हैं तो उसकी टेक्नोलॉजी आरएफए या माइक्रोवेव से, 2 टेक्नोलॉजी हैं उसकी, उन दोनों से अगर हम जलाते हैं तो नोड्यूल वहीं पे श्रिंक करने लगता है। 3 से 6 महीने का समय लेता है। जो नोड्यूल 4 सेंटीमीटर का है वो लगभग 6 महीने पे 1 या 1.5 सेंटीमीटर का रह जाएगा और 1 से 2 साल में वो कंप्लीटली गायब हो जाता है। डॉक्टर साहब, इसके साथ मैं ये भी सवाल पूछना चाहूँगी थायराइड एब्लेशन के बारे में। क्या होता है थायराइड एब्लेशन और किन पेशेंट्स के लिए ये सुइटेबल होता है? सो थायराइड एब्लेशन का मतलब है कि हम जो नोड्यूल है उसको हम हीट वाली एनर्जी से जला रहे हैं, और ये हीट वाली एनर्जी 2 तरह से हो सकती है, या तो आरएफए रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या एमडब्ल्यूए माइक्रोवेव एब्लेशन। सो थायराइड एब्लेशन दोनों को कवर करती है, और इसमें हम एक एंटीना लेते हैं जैसे एफएनएसी करते हैं वैसे हुँ। ही, और सुई के माध्यम से नोड्यूल के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद हम उस नोड्यूल को हीट से पूरा जला दे देते हैं और उसकी बाउंड्री तक कवर कर देते हैं। सो नोड्यूल 2 तरह का हो सकता है, या तो पानी वाला है या फिर ये सॉलिड नोड्यूल है। जब ठीक है। पानी की गांठ होती है तो हम पहले उसका पानी निकाल लेते हैं और उसमें अल्कोहल डाल के बंद करते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल एब्लेशन। हुँ। अगर ये सॉलिड है तो हम उसका करते हैं हीट से, जिसको हम बोलते हैं थर्मल एब्लेशन, जिसमें आरएफए या माइक्रोवेव से, तो पूरे नोड्यूल को हम जला देते हैं। ये समय लेता है, लगभग 4 सेंटीमीटर का नोड्यूल है तो लगभग समय लेगा 20 से 25 मिनट का। इसमें बेहोश करना नहीं है पेशेंट को, पूरे टाइम हम पेशेंट से बात करते रहते हैं और लगभग 2 से 3 घंटे में हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। जी। लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है ना डॉक्टर साहब कि सर्जरी हुई तो जड़ से ख़त्म हो जाती है, ऐसा लगता है बीमारी। लोगों के मन में ये एक विश्वास होता है कि सर्जरी हुई है, डॉक्टर ने सर्जरी की है। लेकिन जब इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, तो ये सर्जरी नहीं हो रही, लेकिन हाँ, उसको भी जड़ से ख़त्म किया जा रहा है। क्या ये 100% सक्सेस रेट्स देती है?
हाँ, सो ये भावना, ये क्वेश्चन मैं बताऊँ तो हर एक दूसरा क्वेश्चन हर पेशेंट मुझसे पूछता है कि डॉक्टर साहब सर्जरी तो हो नहीं रही, वो जो गाँठ तो वहीं रह जाएगी। ऐसे ही जैसे फाइब्राइड के पेशेंट्स का हम करते हैं तो वो बोलते हैं कि जाएगा कहाँ पे ये जो आप कर दोगे यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, या प्रोस्टेट वाले पेशेंट पूछते हैं। सो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में बहुत सारे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट आ चुके हैं। हुँ। जो आपने क्वेश्चन पूछा वो बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। लेकिन मैं बताऊँ कि तो बॉडी के अंदर ना पावर होती है, जब हम किसी ऑर्गन को डेड कर देते हैं तो बॉडी धीरे-धीरे श्रिंक करके उस पूरे पार्ट को गायब कर देती है। मतलब वो बॉडी खुद खा जाती है जितनी भी डेड सेल्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में बहुत सारी डेड सेल्स बनती रहती हैं और नई सेल्स आ जाती हैं। तो वो डेड सेल्स कहाँ जाती हैं? उन डेड सेल्स को बॉडी खुद ही अपने अंदर यूजुअली कंज़्यूम कर लेती है। तो ये डेड सेल्स को जैसे कंज़्यूम करेगी, थायराइड नोड्यूल श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। हुँ। लेकिन इसके साथ-साथ डॉक्टर साहब ये भी पूछना बड़ा ज़रूरी है कि इसमें पेशेंट्स को कितने दिन हॉस्पिटलाइज़ रहना पड़ता है? क्या पहले ये जो ट्रीटमेंट है दवाओं से शुरू होता है और उसके बाद आप इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के ज़रिए उसको जड़ से ख़त्म करते हैं और उसके बाद पोस्ट रिकवरी कैसे होती है? सो ये अगर मैं एब्लेशन की बात करूँ तो पेशेंट को हम सेम डे घर भेज देते हैं। हुँ। इसमें हमें एडमिशन की ज़रूरत होती है लगभग 4 से 6 घंटे की। और अगर एम्बोलाइजेशन की बात करें जो ग्वाइटर में होती है, जब मल्टीपल नोड्यूल हों, तो एम्बोलाइजेशन में हम पेशेंट को 1 से 2 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रखते हैं। पेशेंट को कोई पेन, अगर पेशेंट की बात करें तो पेन अगर माइल्ड, थोड़ा-सा डिस्कम्फर्ट या पेन पेशेंट को हो सकता है, बट वो यूजुअली मैनेजेबल होता है और सेकंड डे से पेशेंट अपना नॉर्मल रूटीन स्टार्ट कर सकता है। डॉक्टर साहब आपने थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन की भी बात करी और हमने थायराइड अब्लेशन की भी बात करी। क्या ये दोनों सेम चीज़ है? नहीं, सो एब्लेशन का मतलब है जलाना, एम्बोलाइजेशन का मतलब है कि खून की नस को बंद कर देना। हुँ। सो जब एक गाँठ हो या 2 गाँठ हो तो हम उसको जला सकते हैं, बट अगर पूरा थायराइड ही मल्टीपल गाँठों से भरा हुआ है, जी। तब हम कैसे उसको, सारे को तो जला नहीं सकते हैं, और अगर जलाएँगे तो भी हमें 7-8 सेशन लगेंगे। सो उसका एक नया ट्रीटमेंट आया जिसको हम बोलते हैं थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि कलाई की या हमारी जाँघ की नस से अंदर जाते हैं और पहले हम एंजियोग्राफी करते हैं पूरी थायराइड की। जैसे हमने थायराइड की एंजियोग्राफी करी तो हमें पता लग जाता है कि 4 मेजर आर्टरीज़ हैं जो सप्लाई करती हैं हुँ। इनको। हम उनके अंदर जाते हैं और पार्टिकल्स होते हैं जो मेडिकल गोंद टाइप का होता है, वो डालकर हम उसकी सप्लाई को बंद कर देते हैं। जैसे ही थायराइड के नोड्यूल्स की सप्लाई कम हुई, ये नोड्यूल श्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो लगभग 10 सेंटीमीटर वाले नोड्यूल को श्रिंक होने में लगभग 1 साल लगेगा, क्योंकि धीरे-धीरे सप्लाई जैसे बंद होती जाएगी तो वो श्रिंक होते जाएँगे। इसको बोलते हैं थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन। ये जो 100 सीसी से ऊपर, यानी कि 100 एमएल से ऊपर का नोड्यूल है या मल्टी नोडुलर ग्वाइटर है, उनके लिए ये परफेक्ट ट्रीटमेंट है। डॉक्टर साहब इसके साथ जब पेशेंट ये सोच कर आए कि अगर उसके इन दोनों प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है और उसको ये कैसे जताया जाए कि अब जब ये हो गई है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से आपको ट्रीट किया जा रहा है, ये वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि हर किसी के मन में ये एक भ्रम रहता है कि ये रिवर्सिबल है या नहीं है। सो ऐसा भावना ये मन में आना वाजिब भी है और लोगों को होना भी चाहिए, लेकिन इस चीज़ के लिए हम बात करते हैं तो मेडिकल लिटरेचर की बात की जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर दिया गया है बिना किसी मेडिकल लिटरेचर या बिना पब्लिकेशन के। जब भी हम करते हैं तो जो साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड हैं वो लोग, उस पेपर को लिखा जाता है कि हमने 100 पेशेंट किए, उसमें इतने में रिजल्ट आया और इतने में कभी भी नोड्यूल वापस नहीं आया। तो उस रिजल्ट के बेस पर ही हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और ये आजकल सब इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप जाओ डालो कि भाई थायराइड नोड्यूल का एब्लेशन ट्रीटमेंट है, उसके रिजल्ट क्या हैं और कितने पेशेंट में वापस आया। इवन ग्रुप्स बने हुए हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, जो थायराइड सेव थायराइड के नाम से, जो पेशेंट अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि भाई मेरा एब्लेशन हुआ था, मुझे कभी वापस नहीं आया। मेडिकल के जो लिटरेचर वाले हमारे जर्नल्स हैं उसमें रिजल्ट लिखे हुए हैं कि भाई इतने लोगों में किया, इतने लोगों को फ़ायदा हुआ और इतने लोगों का कभी नोड्यूल वापस नहीं आया। सो ये सब साइंटिफिक बेस्ड है। ये ऐसा नहीं है कि हम केवल डॉक्टर हैं तो हमने बोल दिया तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं हुँ। होता है। ये साइंटिफिक बेस्ड तरीके से ही ट्रीटमेंट को किया जाता है। इसीलिए मैं लोगों को अश्योर करता हूँ कि जब ट्रीटमेंट होगा तो आपको समझाया जाएगा और जो समझाया गया है वो किसी साइंटिफिक एविडेंस के बेस पे ही समझाया गया है। डॉक्टर साहब डेटा ये भी कहता है कि 10 में से 8 लोग हैं जिनको कहीं न कहीं थायराइड की कभी न कभी दिक्कत जीवन में आती है। इसमें कितनी सच्चाई है? भारत में क्या स्टैटिस्टिक्स कहते हैं? और अगर आपके घर परिवार में किसी को थायराइड नोड्यूल या थायराइड की दिक्कत है या आपके माता-पिता को थायराइड रहा है, तो आपको कितना सचेत रहना चाहिए?
सो ये बिल्कुल ठीक बात है कि 10 में से 8 लोगों को कभी ना कभी कैसे ना कैसे थायराइड की प्रॉब्लम होती है, बट वो टेम्परेरी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ज़रूरत नहीं होती है ट्रीट करने की। इवन अगर 1 सेंटीमीटर का या 2 सेंटीमीटर का नोड्यूल है, कोई परेशानी नहीं कर रहा है, आपके हेल्थ चेकअप के दौरान पकड़ा गया है, तो उसका कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसको फ़ॉलो अप पे रखते हैं, उसको हम बोलते हैं कि कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट, मतलब हमें उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है अगर वो पेशेंट को परेशान नहीं कर रहा है। उसको हम हर साल अल्ट्रासाउंड करके उसके साइज़ को देखते हैं। अब बोलते हैं कि साइज़ देखने से क्या होगा? तो अगर 20% इंक्रीज़ इन साइज़ होता है, अगर कोई नोड्यूल 1 सेंटीमीटर का है, वो नेक्स्ट ईयर 1.2 सेंटीमीटर हो जाता है, दैट मीन्स कि उसका साइज़ ग्रेजुअली बढ़ रहा है, तब हुँ। उसको ट्रीटमेंट की इंडिकेशन है। अगर आपका साइज़ सेम रहता है अगर हर साल आपका कराते हैं अल्ट्रासाउंड और सेम रहता है, तो कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, इसके साथ बड़ी एक मिसकंसेप्शंस भी हैं, बहुत सारे इंटरनेट पे बहुत सारी बातें हैं इसको लेकर। क्या-क्या वो मिसकंसेप्शंस हैं जो आज आप बताना चाहेंगे ताकि लोगों में भ्रम ना फैले इसको लेकर? सो थायराइड के बारे में सबसे पहले तो मैं बताऊं कि थायराइड नोड्यूल या आपको गांठ जब दिखाई देती है तो कभी ना सोचिए कि कैंसर है। मैं आपको बताऊं 90 टू 95% चांस है कि ये कैंसरस नहीं होगा। हुँ। दूसरा, अगर आपको एफएनएसी एडवाइस की गई है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देख के, तो बहुत सारे लोगों में भावना ये बताया कि लोग सोचते हैं कि अगर सुई की जांच करी तो ये छेड़ देंगे तो ये कैंसर में बदल जाएगा या फिर छेड़ने से ये फैल जाएगा। जी। ये बहुत बड़ा मिथ है। सुई की जांच के बिना कभी भी हम डायग्नोसिस नहीं बना सकते और निडल डालने से कभी बीमारी फैलती नहीं है, कभी कन्वर्ट नहीं होती कैंसर में। तीसरा सबसे बड़ा भ्रम लोगों में जो है वो है कि अगर नोड्यूल को हमने एक बार एब्लेशन या कुछ करा लिया तो वापस आ जाएगा। हुँ। अगर अच्छे हाथों में अगर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट करता है, पूरे मार्जिन्स कवर कर देता है, तो वो नोड्यूल कभी रिकरेंस में नहीं आता है। इसके साथ डॉक्टर साहब, आयोडाइज़ सॉल्ट की जब हम बात करते हैं, आपने पहले भी शुरुआत में बात की थी, थायराइड हेल्थ के लिए आयोडाइज़ सॉल्ट कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। सो ये 1962 में जब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था कि आयोडीन का सॉल्ट एंडेमिक एरियाज़ में जहाँ पर ग्वाइटर ज़्यादा था उनको दिया जाए। 92 के बाद तो कंप्लीटली वी आर शिफ्टेड टू आयोडीन सॉल्ट, यूनिवर्सल सॉल्ट आयोडाइजेशन हो चुका है कि हमारे सब सॉल्ट में आयोडीन है ही है। तो अब मैं बोलूँ कि आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे यहाँ पर कोई भी हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म में नहीं जाता, मतलब थायराइड की बीमारी आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होती है, अगर आप जो सॉल्ट है वो आयोडीन वाला खा रहे हैं तो। डॉक्टर साहब, आजकल लाइफ़स्टाइल ऐसा ही है, सब कभी न कभी एक भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में सब आगे चल रहे हैं। ऐसे में अगर आपको अपने थायराइड की सेहत बरकरार रखनी है, तो उसमें हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन-किन चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हेल्थ चेकअप बहुत ज़रूरी चीज़ है। हुँ। आपको खाली पेट एक थायराइड का टेस्ट करवाना है। अगर आपको लगता है कि आपको थायराइड हो सकता है या घर में किसी को भी है, तो जब भी आप टेस्ट करवाएँ खाली पेट एक T3, T4, TSH टेस्ट ज़रूर करवाएँ, जी, जिससे ये पता लग पाए कि थायराइड की प्रॉब्लम आपको है या नहीं। जी। अगर बोलता हूँ कि थायराइड की हेल्थ को ठीक रखना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पहली चीज़ ये है कि आपको बैलेंस डाइट लेनी है। दूसरी चीज़ ये है कि सॉल्ट हमेशा आप आयोडीन वाला ही सॉल्ट खाएँ। ऐसा नहीं है कि आप काले नमक पे या सेंधे नमक पे आप शिफ्ट हो गए हैं और आपने नॉर्मल नमक खाना छोड़ दिया है। क्योंकि हमारी फूड में आज के समय आयोडीन का सोर्स हमारा नमक ही है, जिससे हमें कंप्लीटली आयोडीन मिलता है। कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के आयोडीन, सेलेनियम, ये जितने भी आजकल बता रहे हैं कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको खाने से आपकी थायराइड ठीक रहेगी, ये भी ना लें, क्योंकि हमारी बॉडी को इतने आयोडीन की ज़रूरत नहीं है कि हम उसे एक्स्ट्रा सोर्स में लें या फिर कहीं और से हम वो मेडिसिन के तौर पे लें। हमारे नमक में जितना आयोडीन है वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी होता है। सेकंड, कुछ लोगों में मिसकंसेप्शन है कि भई आप कुछ ग्वाइट्रोजेनिक फूड बोलते हैं, जैसे कि आप पत्ता गोभी है या फूल गोभी है या ब्रोकली है या सोया है, ये सब ग्वाइट्रोजेनिक फूड बोला जाता था, क्योंकि ये आयोडीन को सप्रेस करके हमारी थायराइड में नोड्यूल डेवलप करते थे। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि बैलेंस डाइट में इन सबको बंद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप थायराइड पहले से आपको थायराइड है, तो इन फूड को अवॉइड करना हुँ। चाहिए। डॉक्टर साहब, कभी-कभी क्या होता है कि देरी हो जाती है और हम कई चीज़ों को डिले भी कर देते हैं, उसमें कहीं न कहीं ये गाँठ भी एक है। अब गाँठ बन गई है, हम ट्रीटमेंट में डिले कर रहे हैं। ये ट्रीटमेंट में डिले करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है? सो ट्रीटमेंट में डिले करना, अगर गांठ आपको प्रॉब्लम करने लगी है तो पेशेंट को 4 प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 1, सांस की नाली में दिक्कत है, सांस लेने में प्रॉब्लम है। नंबर 2, खाने की दिक्कत हो सकती है कि जब वो निगलता है तो प्रॉब्लम आती है। नंबर 3, वॉइस में चेंज, कि आवाज़ में बदलाव आ गया। या नंबर 4, आपको दिखाई दे रहा है कि सामने कॉस्मेटिक कंसर्न है। इन चारों प्रॉब्लम के साथ अगर नोड्यूल है तो उसे डिले नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि उसको डिले करने का मतलब होता है कि उसका साइज़ बढ़ता ही जाएगा और कुछ ना कुछ नई प्रॉब्लम आके कर सकता है आपको।
तो ये अगर थायराइड नोड्यूल को नहीं ट्रीट किया गया तो ये थायराइड कैंसर में भी बदल सकता है? सो नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। अगर थायराइड का नोड्यूल अगर हमारा थायराइड 3 या 4 में है, तो वो थायराइड 3, 4 में ही रहेगा। इट कैन नॉट कन्वर्ट इनटू कैंसर। ऐसा नहीं है कि अगर वो पहले कोलाइड है और वो बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। जो नोड्यूल जिस तरह का डेवलप हुआ है वो उसी फॉर्म में ही रहने वाला है। उसका साइज बढ़ सकता है, बट अगर वो कैंसरस है तो वो फैल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर यादव टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी थायराइड और थायराइड नोड्यूल से देने के लिए। थैंक यू भावना। थायराइड में गांठ होना घबराने की वजह नहीं, लेकिन उसे नजरअंदाज करना भी सही नहीं है। समय पर जांच, सही डायग्नोसिस और सही स्पेशलिस्ट तक पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज मेडिसिन इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हर थायराइड नोड्यूल का इलाज सिर्फ सर्जरी नहीं है। कई चुने हुए मरीजों में आधुनिक इमेज गाइडेड मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स भी बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आ रहे हैं, जिनका उद्देश्य मरीज का थायराइड बचाना और जल्दी रिकवरी देना है। इसी के साथ टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।